एक रोज जब दिन की रोशनी कम हुई तो मैं खुद सपेरों का झोला बगल में लटकाकर बीन हाथ में लिए खुद ही चांदपुर बस्ती की तरफ चल पड़ा। ये क्वार्टरों की 4-5 गलियों वाली बस्ती थी, जहाँ कुछ दुकानें भी थीं। छावनी की इमारतों की तरफ किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। वहाँ सड़क पर रुकावट खड़ी करके एक चेकिंग पोस्ट बना दी गई थी। मैं उसे दूर ही से देख कर वापस आ गया। दूसरे दिन मैं और सिद्धा इकट्ठे बस्ती में गए। 2-1 जगहों पर हमने सांप का तमाशा भी दिखाया। क्वार्टरों में से बच्चे निकल कर जमा हो जाते। मैंने देखा कि ये क्वार्टर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स के थे। कमीशन्ड ऑफिसर शायद छावनी की हुदूद के अंदर रहते थे। हम तमाशा दिखाकर क्वार्टरों की कतार के करीब से गुजर रहे थे। मेरी नजर एक क्वार्टर के बाहर लगी नेम प्लेट पर पड़ी, जिस पर गुजराती जबान में लांस नायक विष्णु नंद्रीकर के आगे ब्रैकेट में इंटेलिजेंस का लफ्ज लिखा था। मेरे अंदर जैसे कोई चीज जाग पड़ी। मैंने सिद्धा को वो क्वार्टर दिखाते हुए आहिस्ता से तमिल जबान में कहा, इस क्वार्टर को याद रखना। उसने पलटकर क्वार्टर पर निगाह डाली और खामोश हो गई। जब हम बस्ती से निकलकर अपनी खो की तरफ जा रहे थे तो उसने मुझसे इस क्वार्टर के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि वहाँ विष्णु नंद्रीकर नाम का एक ऐसा फौजी रहता है जिसका ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से है, और इस आदमी से हमें डॉक्टर फरीदी के बारे में बड़ी अहम मालूमात मिल सकती हैं। सिद्धा ने अपने बेटे सांप को अपनी गर्दन से उतारकर अपनी कलाई पर लपेटते हुए कहा, क्या हमें उसे अगवा करना होगा? मैंने उसे समझाया कि हमें उसके साथ ऐसे मरासिम उस्तवार करने होंगे कि उसे हमारा एतमाद हासिल हो जाए, वो जज्बाती एतबार से हमारे कब्जे में आ जाए और हम उससे बातों ही बातों में डॉक्टर फरीदी के बारे में अहम मालूमात हासिल कर सकें, जिसका मुझे यकीन था कि उसे जरूर इल्म होगा। मेरे जहन में अचानक एक ख्याल आ गया। मैंने सिद्धा से पूछा, सिद्धा तुम्हारे पास कोई ऐसा सांप है जो इस फौजी के घर के किसी फर्द को रात के वक्त जाकर सूंघ आया करे? क्योंकि मैंने सुन रखा है कि अगर किसी को सांप सूंघ जाए तो वो मरता नहीं लेकिन बेहद बीमार हो जाता है और जान के लाले पड़ जाते हैं। सिद्धा बोली, ऐसा तो कोई खास सांप मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं किसी भी सांप से ऐसा काम ले सकती हूँ, मगर इसके लिए जरूरी है कि मेरा सांप उस खास आदमी के बदन की खुशबू से वाकिफ हो। इसके लिए सांप को उस आदमी के जिस्म का कोई कपड़ा सूंघाना पड़ेगा। अपनी खो तक पहुंचते पहुंचते मेरे दिमाग में एक पूरी स्कीम तैयार हो चुकी थी। मैंने ये सारी स्कीम सिद्धा को समझा दी। अपनी इस नई स्कीम पर अमल पैरा होने के लिए हम अगले रोज दोपहर के वक्त अपनी खो से निकलकर चांदपुर के क्वार्टरों में आ गए। मुझे मालूम था कि उस वक्त लोग कामकाज पर गए होते हैं और घर में सिर्फ औरतें और बच्चे ही होते हैं। मैं लांस नायक नंद्रीकर के किसी बच्चे को निशाना बनाना चाहता था, क्योंकि बच्चे के साथ बाप के शदीद जज्बात वाबस्ता होते हैं। हमने एन लांस नायक नंद्रीकर के क्वार्टर के सामने जाकर सांप का तमाशा दिखाना शुरू कर दिया। मैं झोला जमीन पर रखकर बैठ गया और बीन बजाने लगा। सिद्धा ने सांपों की पटारी सामने रख दी और गुजराती जबान में सांपों की तारीफ में उनका एक मखसूस गीत गाने लगी। वो खुद सौराष्ट्र की रहने वाली थी और बचपन में उसने मांड कबीले की सपेरन औरतों के ये गीत सुन रखे थे। इधर उधर से छोटे बड़े बच्चे क्वार्टरों से निकलकर जमा हो गए, मगर अभी तक लांस नायक के क्वार्टर से कोई बच्चा नहीं निकला था। मैंने सोचा कि अगर यहाँ कोई बच्चा न हुआ तो फिर ये काम इस घर की किसी औरत से लिया जाएगा। लेकिन मेरे देखते ही देखते नंद्रीकर के क्वार्टर से कोई 6-7 बरस की उम्र का एक काला कलोटा बच्चा भागता हुआ बाहर निकला। उसने निक्कर और पुराना कुर्ता पहन रखा था। मैंने सिद्धा को इशारे से वो बच्चा दिखाया। सिद्धा ने उसके करीब जाकर उसे प्यार किया और गुजराती जबान में बहुत जल्द मालूम कर लिया कि वो उसी घर में रहता है और उसका बाप छावनी काम पर गया हुआ है। सिद्धा सांपों का तमाशा दिखाने लगी। अब कुछ बड़ी बूढ़ियां भी क्वार्टरों से निकलकर अपने दरवाजों में खड़ी हो गईं। उस बच्चे का नाम सिद्धा ने मालूम किया नंदू था। नंदू के क्वार्टर से कोई औरत बाहर नहीं आई थी। सिद्धा ने एक खास सांप अपने हाथ में पकड़ा और एक चक्कर लगाकर क्वार्टर के बाहर खड़ी औरतों से खैरात की अपील करने लगी। इस दौरान में मेरी निगाहें सिद्धा पर जमी हुई थी। वो बड़ी होशियारी से लांस नायक नंद्रीकर के बेटे नंदू के करीब से गुजरी और मैंने देखा कि उसने बड़ी तेजी से सांप का मुंह बच्चे की कमीज से छुआ था। बच्चा डर कर क्वार्टर की तरफ भाग गया, लेकिन सिद्धा अपना काम कर चुकी थी। औरतों ने हमें सूखे चावल और आटा दिया, जिसे हमने झोलों में डाला और सांपों की पटारी उठाकर वहां से चले आए। क्वार्टरों से निकलते ही सिद्धा ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि उसके सांप ने उस लड़की की कमीज को सूंघ लिया है। वो बोली, भगवान करे कि वो उसी का बच्चा हो। मैंने कहा, बच्चा उसी क्वार्टर से निकला था, वो यकीनन लांस नायक का ही बेटा होगा। अपनी कमीन गाह में वापस आकर सिद्धा ने उस सांप को बाहर निकाला जिसने बच्चे की कमीज सूंघी थी। सांप का रंग सब्जी माइल स्याह था और ये बालिश्त भर का सांप था। सिद्धा बोली, रघु, मैं इसे आधी रात को तुम्हारे दुश्मन के क्वार्टर की तरफ भेजूंगी, जब घर के सब लोग सो रहे होंगे। ये बड़ी खामोशी से सीधा बच्चे के पास जाएगा
और उसकी टांग सूंघ कर वापस आ जाएगा। सांप के सांस के असर से बच्चा बीमार पड़ेगा, फिर उसका जिस्म सूखना शुरू हो जाएगा और मुसलसल 15 रोज सांप के सूंघने के बाद वो मर जाएगा। मैंने कहा, हमें इस बच्चे को हलाक नहीं करना सिद्धा, मैं इससे पहले अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करूंगा। रात को हम खो में दिया जलाकर जागते रहे। आधी रात के बाद सिद्धा ने उस खास बालिश्त भर के स्याह सांप को पटारी से निकाला, उस पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंके और उसे छोड़ दिया। सांप अंधेरे में गायब हो गया। मुझे एक पल के लिए यूं महसूस हुआ जैसे मैंने अंधेरे में एक तीर छोड़ा है जो हो सकता है निशाने पर न लगे। जब मैंने अपने इस शक का इजहार किया तो सिद्धा हंसकर बोली, रघु, तुम्हें मेरे साथ रहते हुए इतनी मुद्दत हो गई है, फिर भी तुम मेरे सांपों की ताकत से वाकिफ नहीं हो। ये सांप सीधा उस बच्चे नंदू के पास ही जाएगा, वो जहां कहीं भी सो रहा होगा। ये उसके करीब जाकर सिर्फ उसे सूंघ कर वापस आ जाएगा, उसे काटेगा हरगिज नहीं। मैं दिल ही दिल में उस मासूम बच्चे की जिंदगी की दुआ करने लगा, क्योंकि मुझे उस बच्चे की जिंदगी भी अजीज थी और मैं नहीं चाहता था कि उसे कोई नुकसान पहुंचे। हम अब अपने सांप की वापसी का इंतजार करने लगे थे। सिद्धा चटाई पर लेट गई। दिए की धीमी रोशनी में उसकी आंखें किसी वक्त याकूत की तरह चमकने लगती। उसने अपने सांप बेटे को सीने से लगा रखा था। बड़ी हसरत से आह भरकर बोली, रघु, मेरे बेटे ने मुझे तुमसे जुदा कर रखा है, ये भी कैसी औलाद है मेरी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे खुश्क पत्तों पर सांप चल रहा हो। यूं ही बातें करते 1 घंटा गुजर गया। जब मेरे अंदाजे के मुताबिक 2 घंटे गुजर गए तो मुझे तशवीश हुई। सिद्धा मुस्कुराई, मेरा सांप आ रहा है, मुझे उसकी खुशबू आ गई है। वो उठकर बैठ गई। उसने चिराग की रोशनी में खो में आने वाले रास्ते को देखा। मेरी निगाहें भी उसी तरफ जमी थीं। मुझे तो वो बालिश्त भर का स्याह सांप नजर न आ सका, लेकिन सिद्धा ने प्यार से चमकारते हुए उसे जमीन पर से अपनी हथेली पर उठा लिया और उसे चूम कर बोली, तुम्हें रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तुम्हें कोई मारने को तो नहीं दौड़ा? सांप से बातें करते हुए उसने उसे चारों तरफ से देखा। मैंने चिल्लाकर कहा, इससे पूछो कि लड़के को सूंघ कर आया भी है कि नहीं। सिद्धा ने हल्का सा कहकहा लगाया, रघु, तुम मेरे बच्चों को नहीं समझ सके। मेरे पति देव जरूर हो पर मेरी औलाद से नावाकिफ हो। मुझे अपने सांप के मुंह से उस बच्चे के जिस्म की बू आ रही है। ये अपना काम कर आया है, कल फिर ये उसे सूंघने जाएगा। मैंने बेताबी से पूछा, ये कब तक उसे सूंघेगा? सिद्धा बोली, सिर्फ 4 रोज सूंघने के बाद बच्चा बीमार पड़ जाएगा। 6ठे रोज उसका जिस्म सूखने लगेगा। इसका मतलब था कि मुझे कम से कम 7 दिन तक वहीं खो में ही बैठे रहना था। सिद्धा जैसी डाकू औरत के पास इतने रोज अकेले रहना मेरे लिए यूं भी मुश्किल नहीं था कि मैं उसका आदी हो चुका था। चुनाचे मैंने ये दिन गुजार दिए। इस अरसे में मैंने कस्दन सिद्धा को भी बस्ती की तरफ न जाने दिया। 8वें रोज मैंने उसे क्वार्टरों की तरफ भेजा। मैं खुद उसके साथ न गया। अपनी स्कीम के मुताबिक सिद्धा को अकेले ही जाना था। वो दिन में उस वक्त गई जब सब मर्द घर पर ही होते हैं। कोई 2 घंटों के बाद वापस आई तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। हमारा तीर ठीक निशाने पर लगा था। पहली कामयाबी ये हुई थी कि नंदू उसी लांस नायक नंद्रिकर का ही बेटा था और इकलौता बेटा था। दूसरी कामयाबी ये हुई थी कि सांप के सूंघने की वजह से बच्चा जरूरत से ज्यादा ही बीमार हो गया था। उनके घर में सोग पड़ा था। लांस नायक फौज के सबसे बड़े डॉक्टर के पास भी अपने बच्चे को लेकर गया था, मगर उसके इलाज से भी कोई अफाका न हुआ था। अब बस्ती के वेद का इलाज करवाया जा रहा था। सिद्धा भी दूसरी औरतों के साथ लांस नायक के घर में जा घुसी और बच्चे की माँ को एक तरफ बुलाकर कहा, इसे लगता है कि बच्चे को शंख सांप ने डस लिया है, जिसके डसने से आदमी मरता नहीं मगर 15-20 दिनों के अंदर अंदर सूख कर मर जाता है। बच्चे की माँ तो रोने लगी। उसके बाप को पता चला तो उसने सिद्धा को डांट कर घर से निकाल दिया। वो मुझसे कहने लगी, रघु, उस काले मराठे ने मुझे घर से निकल जाने को कहा तो मेरा खून खौल उठा। भगवान की कसम, अगर तुम्हारा ख्याल न होता तो मैं उसे वहीं ढेर कर देती। मैंने कहा, अब क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा मर जाए और हमें कुछ भी हासिल ना हो। वो बोली, अरे तुम घबराते क्यों हो? सिर्फ 4 रोज और ठहरो। अब मैं जाऊंगी तो वो मेरे चरण छुएंगे। मुसीबत के वो 4 दिन भी किसी न किसी तरह बसर किए। 5वें रोज सिद्धा बीन हाथ में लिए एक बार फिर अकेली ही बस्ती की तरफ चल पड़ी। उस रोज वो दोपहर के बाद वापस आते ही बोली, रघु, आज उस कमीने मराठे ने मेरी बड़ी खातिरदारी की है। मुझे कड़ी चावल का भोजन भी कराया। अब तो वो मेरा चेला बन गया है। भीगी बिल्ली बनकर मेरे कदमों में बैठा रहा। मैं बड़ा खुश हुआ। सिद्धा ने बताया कि लड़के की हालत उसकी स्कीम के मुताबिक काफी खराब हो चुकी थी। वो पहचाना नहीं जाता था। उसने लांस नायक के घर में जाकर उसकी माँ से बच्चे के बारे में तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वो लोग जिद से काम लेकर बच्चे की जान गंवा बैठेंगे। बच्चे को शंख सांप ने डस लिया है और दुनिया का कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता। फिर जब सिद्धा ने लड़के की टांग पर से कपड़ा हटाकर वो जगह दिखाई जहां सांप सूंघा करता था तो सबने देखा कि बच्चे की पिंडली एक जगह से नीली पड़ चुकी थी। ये सिद्धा के अपने सांप के सांस का असर था। तब तो सबको यकीन हो गया। बच्चे का बाप भी सिद्धा के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और आंखों में आंसू भरकर गिड़गिड़ाया कि किसी तरह मेरे बच्चे को बचा लो। अब सिद्धा ने स्कीम के मुताबिक उसे कहा कि शंख सांप के कांटे का इलाज उसके गुरु के पास है जो बस्ती से दूर एक खो में रहता है। मगर उससे
उससे मिलना बहुत मुश्किल है, वो किसी को अपने पास आने नहीं देता। घर वाले परेशान होकर सिधा की मिन्नत समाजत करने लगे। माँ ने रो रो कर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगी। लांस नायक ने सिधा के पांव पर सर रख दिया। सिधा ने कहा कि मैं गुरु को किसी तरह राजी करने की कोशिश करूंगी। सिधा ने मेरा बाजू पकड़कर दबाया और बोली, रघु अब तुम मेरे गुरु भी हो, कल मैं उन्हें तुम्हारे पास लेकर आऊंगी, तुम जरा नखरे दिखाना। मुझे तो तुम बड़े नखरे दिखाया करते थे शुरू में। और वो कहकहा लगाकर हंस पड़ी। फिर उसने मुझे बताया कि जब बच्चे का बाप मेरे पास आए तो मैं सांप के मनके को पानी में डालकर वो पानी उसे दे दूं। बच्चा वो पानी 2 रोज पिएगा तो उसके जिस्म की ताकत वापस आ जाएगी। अब उसने सांप को भी रोक दिया था। दूसरे दिन वो मुझे पूरा गुरु बनाकर खो में बिठा गई। मैंने सर पर पगड़ बांधकर अपने जिस्म पर गिर चादर लपेट ली। माथे पर मिट्टी से 3 लकीरें भी बना ली। मिट्टी के कटोरे में थोड़ा सा कड़वा तेल डालकर उसमें एक काला पत्थर रख दिया था। मिट्टी का दिया मेरी दाएं जानिब ईंटों पर रोशन था। सिधा के सांप का मनका मेरी जेब में था। सिधा जाने से पहले खो में लोबान भी सुलगा गई थी, जिससे मेरे नाक में दम आ रहा था। उसके जाने के बाद मैं खो से निकलकर खुली हवा में आकर बैठ गया। उस वक्त दोपहर हो रही थी। सिधा कोई 1 घंटे बाद वापस आई। मैंने नशेब में उसे दूर से देख लिया था। उसके साथ सफेद धोती कुर्ते में मलबूस एक आदमी चला रहा था। मैं जल्दी से खो में घुस गया और आसन जमा कर बैठ गया। ये लांस नायक नंद्रिकर ही हो सकता था। मैं जोगियों की तरह 4 जानू समाधि लगाए बैठा था। मेरी आंखें नीमवाद थीं। मैंने देखा कि लांस नायक नंद्रिकर को सिधा ने खो के बाहर ही रोक दिया था। वो खुद हाथ जोड़कर खो के अंदर झुककर बोली, गुरु महाराज अगर आपकी इजाजत हो तो बच्चे के दुखी बाप को हाजिर करूं। मैंने आवाज में ऋषि मुनि का दबदबा पैदा करते हुए कहा, ये अब आया है हमारे पास, पहले कहा था। इसके बच्चे नंदू को शंख सांप अपने पास बुला रहा है। हम शंख नाग को नाराज नहीं करना चाहते। लांस नायक 2 जानू होकर गिड़गिड़ाया, महाराज मेरे बच्चे की जान बचा लें, चाहे मेरी जान ले लें। मैंने गरजदार आवाज में कहा, हम यमदूत नहीं हैं जो तेरी जान लें, जा हम तेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते। अब प्रोग्राम के मुताबिक सिधा ने इल्तिजा की, गुरु महाराज मैंने नंद्रिकर जी के बच्चे को अपना बच्चा मान लिया है, इस पर कृपा करें, ये नादान है, वेद डॉक्टरों के चक्कर में फंसा रहा। मैंने हाथ ऊपर उठाकर उन्हें शांत रहने का इशारा किया। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर नंद्रिकर और सिधा को अंदर बुला लिया। लांस नायक नंद्रिकर मेरे सामने 2 जानू होकर अदब से बैठ गया। उसने हाथ बांध रखे थे, सर झुका हुआ था। मैंने कहा, हमारी चेली ने तुम्हारे बच्चे को अपना बच्चा कहा है, हम इसकी बात का पालन करेंगे। हम तुम्हें एक कटोरे में आकाश के देवता शंखनाग के मनके वाला पानी देंगे। ये पानी जाकर अपने बच्चे को पिला देना, तेरे बच्चे का मर्ज वापस चला जाएगा, मगर उसके बाद तुझे एक दूसरा इलाज करना होगा, नहीं तो शंखनाग का जहर दोबारा तेरे बच्चे के जिस्म में जाग पड़ेगा और उसे हलाक कर देगा। लांस नायक ने अपना माथा मेरे पांव के आगे रख दिया और रोते हुए बोला, गुरु महाराज आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप मेरे लिए देवता सम्मान हैं, किसी तरह मेरे बच्चे की जान बचा लें, वो मेरा इकलौता बेटा है। मैंने स्कीम के तहत आप खोरे में सिधा के सांप का मनका डालकर बाहर निकाल लिया और कहा, ये पानी अभी जाकर अपने बच्चे को पिला दे, तेरा बच्चा भला चंगा हो जाएगा, परंतु तुझे परसों फिर मेरे पास आना होगा। लांस नायक ने मेरे पांव को चूम लिया। आप खोरा उठाया, सिधा उसे इशारा करके अपने साथ बाहर ले गई। जब उसने लांस नायक को वहां से रुखसत कर दिया तो खो में आकर बोली, रघु तुम तो पूरे जट्टाधारी जोगी बन गए हो। और ऐसा ही हुआ। 2 दिन बाद वादे के मुताबिक जब लांस नायक नंद्रिकर मेरे पास आया तो वो बड़ा खुश था। सिधा ने उसे मना कर दिया था कि वो गुरु जी के बारे में किसी से जिक्र न करे और इस बात को राज में ही रखे। चुनाचे वो अकेला आया था। उसने फूल और मिठाई की टोकरी उठा रखी थी। उसका बच्चा नंदू वाकई सेहतमंद हो गया था। उसने मेरे पांव पर सर रख दिया और बोला, महाराज आपका पवित्र जल पीने से मेरा बच्चा अच्छा हो गया है, अब वो फिर चलने फिरने लगा है। मैंने आंखें बंद करके कहा, ये सब भगवान की कृपा से हुआ है, मगर तुम्हारे बच्चे पर अभी मौत का साया मौजूद है। उसने मेरे पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर बोला, गुरु महाराज किसी तरह मेरे बच्चे को यमदूत के साए से बचा लें, मैं आपकी सारे जीवन सेवा करूंगा। मैंने कहा, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। वो बोला, हुक्म करें महाराज, मैं अपने बेटे के लिए अपनी जान तक का बलिदान दे सकता हूँ। मैंने कहा, तुम्हारी जान के बलिदान की जरूरत नहीं है। फिर मैंने उसे बताया कि अगरचे उसका बेटा सेहतमंद हो गया है, लेकिन शंखनाग का जहर अभी तक उसके बच्चे के जिस्म में मौजूद है और वो सिर्फ एक ही सूरत में हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है, मगर ये बड़ा कठिन काम है, शायद तुम ये काम न कर सको। नंद्रिकर ने हाथ बांध रखे थे। बोला, गुरुजी आप हुक्म करें, मैं अपने बच्चे के लिए नर्क में भी चला जाऊंगा। सिधा 2 जानू खामोश बैठी थी। मैंने जब नंद्रिकर को देखा कि पूरी तरह मेरी गिरफ्त में है तो कहा, मुझे एक ऐसे शख्स के सर के 7 बाल चाहिए जो भारतवर्ष के किसी दुश्मन मुल्क का बाशिंदा हो। यहाँ तुम्हें भारतवर्ष का गैर मुल्की बाशिंदा नहीं मिल सकेगा। तुम्हें इसके लिए भारतवर्ष के किसी दुश्मन मुल्क का सफर करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लांस नायक बोला, मैं तैयार हूँ महाराज।
परंतु हमारा दुश्मन नेपाल बर्मा नहीं है, एक ही हमारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान है। मैं आज ही छुट्टी के लिए दरखास्त कर देता हूँ। मैंने कहा इसमें दो बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो तुम्हें इस सारी कार्रवाई को राज में रखना होगा। तुम्हें ये बात अपनी पत्नी को भी नहीं बतानी होगी, वरना सारा अमल जाया हो जाएगा और तुम्हारे बच्चे को फिर कोई मौत के मुंह से न बचा सकेगा। दूसरी बात यह है कि ये काम जल्द हो जाना चाहिए। अगर देर हो गई तो शंखनाग का जहर दोबारा तुम्हारे बेटे के जिस्म में फैलना शुरू हो जाएगा और इस बार मेरा मनका भी उसको खत्म नहीं कर सकेगा। लांस नाइक फिक्रमंद हो गया। बोला, महाराज कितनी मोहलत मिल सकती है, क्योंकि मुझे नई दिल्ली जाकर पाकिस्तान का वीजा भी लेना होगा। इसमें 10-15 दिन तो लग जाएंगे। मैंने उसके लिए मजीद मुश्किलात पैदा करते हुए कहा, और हो सकता है तुम्हें पाकिस्तान जाने की इजाजत न मिल सके, फिर तुम क्या करोगे? नहीं नहीं नंद्रिकर, ये काम तुमसे नहीं होगा। अपने बच्चे को भगवान के सुपुर्द कर दो। लांस नाइक नंद्रिकर परेशान हो गया। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं उसके चेहरे की परेशान तहरीर साफ तौर पर पढ़ रहा था। अब मैंने तरकश में से अपना आखिरी तीर निकाल कर फेंका। मैंने कहा, नंद्रिकर, एक खास बात अभी अभी मुझे आकाश के देवता ने बताई है। आकाश के देवता का कहना है कि जहाँ किसी जगह एक भारतवर्ष का दुश्मन पाकिस्तानी मौजूद है, क्या तुम उसका खोज लगा सकते हो? अगर तुम उसे ढूंढ सको तो तुम्हारे बच्चे की जान बच सकती है। लांस नाइक के चेहरे पर एकदम से इत्मीनान की लहर दौड़ गई। मैं समझ गया था कि उसके दिल में किसी पाकिस्तानी का ख्याल आया है। उसने कहा, गुरुजी, देवताओं की बात कभी झूठी नहीं होती, उन्होंने आपको ठीक कहा है। मैंने आहिस्ता से पूछा, तो क्या तुम इस दुश्मन मुल्क के आदमी को जानते हो जो यहाँ मौजूद है? लांस नाइक ने पहले सिद्धा की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, गुरुजी, मैं अकेले में ही ये बात आपको बता सकता हूँ। मैंने सिद्धा को बाहर जाने का इशारा किया। जब वो चली गई तो लांस नाइक ने कहा, गुरुजी, इन दिनों हमारी छावनी में एक पाकिस्तानी बूढ़ा जासूस कैद है। अगर आप हुक्म करें तो मैं उसके सर के बाल तोड़ कर ला सकता हूँ। मैंने पूछा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? वो बोला, गुरुजी, आप मेरे लिए देवता सम्मान हैं, परंतु आप इसका जिक्र किसी से नहीं करेंगे। ये मेरी नौकरी का मामला है। बात यह है कि मेरा ताल्लुक इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस से है और हमारे पास जो पाकिस्तानी जासूस कैद है उसकी निगरानी पर मेरा एक दोस्त मुकर्रर है। मैं उससे कहकर पाकिस्तानी दुश्मन के सर के साथ बाल बड़ी आसानी से ला सकता हूँ। अब मैं असल बात की तरफ आया। मैंने आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों के बाद आंखें खोल कर कहा, लेकिन एक और उलझन बाकी है। नंद्रिकर के होंठों से जैसे अपने आप निकल गया, क्या महाराज? मैंने उसे बताया कि दुश्मन जासूस के बालों पर मंत्र पढ़ने से पहले मेरे लिए उसको एक नजर देखना बहुत जरूरी है, वरना मंत्रों का असर नहीं होगा। अब लांस नाइक सोच में पड़ गया। बोला, महाराज, ये दुश्मन जासूस ऐसी जगह कैद रखा गया है कि जहाँ कोई बाहर का आदमी नहीं जा सकता। नंद्रिकर, ये सब कुछ मैं तुम्हारे बच्चे की जान बचाने के लिए कर रहा हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं उस दुश्मन जासूस को देखने की। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो तुम जा सकते हो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मुझे भगवान की पूजा करनी है। लांस नाइक ने एक बार फिर मेरे पांव पकड़ लिए और आंखों में आंसू भरकर बोला, भगवान के लिए मेरे बच्चे पर रहम करो गुरुजी। मैं कोई तरीका निकालता हूँ, कोई ऐसी तरकीब सोचता हूँ कि आप उस पाकिस्तानी जासूस को एक नजर देख सकें। फिर उसने कहा, मैं कल पाकिस्तानी जासूस के सर के साथ बाल लेकर हाजिर हूँगा। उसके बाद कोई ऐसा तरीका भी सोचूंगा कि आप उसे देख सकें। वो माथा टेक कर कल आने का वादा करके चला गया। दूसरे दिन वो दोपहर के बाद आया तो एक कागज में उसने पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी के सर के 7 बाल लपेट रखे थे। ये सफेद बाल थे। मैंने जब बातों में उससे पाकिस्तानी जासूस का हुलिया पूछा तो वो डॉक्टर फरीदी का हुलिया ही था। बालों को लेकर मैंने मिट्टी की हंडिया में रख लिया और उससे कहा कि अब मेरा पाकिस्तानी जासूस को एक नजर देखना जरूरी है। क्या तुमने कोई ऐसा बंदोबस्त किया है? लांस नाइक ने आज भी सिद्धा को बाहर भिजवा दिया। बड़ी राजदारी से बोला, गुरुजी, मुझे मालूम है कि परसों शाम 6 बजे उस पाकिस्तानी जासूस को पूना ले जाया जा रहा है। वो एक फौजी बंद गाड़ी में होगा, लेकिन आप रास्ते में किसी ऊंची जगह पर बैठ जाएं तो उसे सामने की जानिब से एक नजर देखा जा सकता है। भगवान के लिए इनकार न करना, क्योंकि उसके बाद ये दुश्मन जासूस हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये मेरे बच्चे की जिंदगी की आखिरी उम्मीद है गुरुदेव, मुझे निराश न कीजिएगा। अगर ये उसके बच्चे की जिंदगी का आखिरी चांस था तो मेरे लिए भी ये आखिरी मौका ही था। उसके बाद शायद डॉक्टर फरीदी मेरे हाथ से भी निकल जाता। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने नंद्रिकर के सर पर शफकत से हाथ रखा और कहा, मेरे बच्चे, अगरचे मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल काम है कि मैं रास्ते में तुम्हारी फौजी गाड़ी के इंतजार में बैठा रहूं, क्योंकि मैं हर वक्त अपने भगवान की पूजा में मगन रहता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे के लिए ये काम कर लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि उस पाकिस्तानी जासूस की गाड़ी कहां से गुजरेगी? लांस नाइक ने मुझे जो रूट बताया वो चांदपुर छावनी के अकब में एक नशीबी मैदान से होकर गुजरता था। लांस नाइक ने मुझसे आजिजी सी इल्तिजा की कि मैं उसके साथ चलकर वो रास्ता देख लूं। मैं खुद भी यही चाहता था। चुनाचे मैंने शाम को चलने की हामी भर ली। लांस नाइक ने एक बार फिर हाथ जोड़कर कहा, महाराज,
इसका जिक्र किसी से न करें, नहीं तो मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा, क्योंकि इस पाकिस्तानी जासूस की बेहद निगरानी होती है। लगता है इससे कोई बड़ा अहम काम लिया जा रहा है। उसका इशारा सिधा की तरफ था। मैंने उसे तसल्ली दी कि उसका राज मेरे सीने में ही रहेगा। वो शाम को आने का वादा करके चला गया। मैंने सिधा को सारी बात बता दी। वो बोली, रघु, हम निहत्ते हैं, हमारे पास सिवाय एक पिस्तौल के और कोई असलहा नहीं है। हम फौज का मुकाबला कैसे करेंगे? यही बात मुझे भी परेशान कर रही थी। जाहिर है पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी जिस फौजी गाड़ी में ले जाया जा रहा होगा, उसकी हिफाजत के लिए फौजी गार्ड का दस्ता भी होगा। हम बगैर असलहे के मुसल्लह फौजी गार्ड का मुकाबला नहीं कर सकते। वक्त भी बहुत थोड़ा था। हम सिधा के साथी डाकुओं को भी वहां अपनी मदद के लिए नहीं बुलवा सकते थे, और अगर बुलवा भी लेते तो आम बंदूक या राइफलों वाले डाकू बाकायदा फौज की स्टेन गन्नों और मशीन गन्नों के सामने कोई हैसियत नहीं रखते थे। यहाँ किसी जबरदस्त हिकमत अमली से काम लेने की जरूरत थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।